हेलो स्टूडेंट्स। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स से कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी भी करंट एलिमेंट पे, क्या करंट कैरिंग वायर हो या करंट कैरिंग लूप हो, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में तो करंट एलिमेंट पे जो फोर्सेस लगते हैं और जो क्लोज करंट लूप में जो टॉर्क सफर करता है, तो उसका डिस्कशन करेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, लेट अस कंटिन्यू। सो फोर्स ऑन करंट एलिमेंट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं लोरेंट्ज फोर्स से। बेसिकली जो भी मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस में जो फोर्सेस एक्ट करते हैं, दैट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लोरेंट्ज फोर्स ओनली। सपोज कोई चार्ज, कोई वॉल्यूम चार्ज Q है, वो सर्टेन वेलोसिटी लेस से v से ट्रैवल कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर। तो लॉरेंट्ज फोर्स इज गिवन एज Q टाइम्स ऑफ B क्रॉस B। और लॉरेंट्ज फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इस क्रॉस प्रोडक्ट से B क्रॉस B वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही FM का लॉरेंट्ज फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो मान लेते हैं कि डिफरेंशियल चार्ज कंसीडर करते हैं, दैट इज रो बी टाइम्स ऑफ dv। ठीक है, तो यहाँ पे एक करेक्शन कर लेंगे, इसको कैपिटल V मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने वॉल्यूम कंसीडर किया है। दिस इज कैपिटल, वेलोसिटी को कैपिटल V से डिनोट कर रहे हैं, V वेक्टर से। ठीक है, तो अगर डिफरेंशियल चार्ज के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो दैट विल बी रो बी टाइम्स ऑफ dv इनटू कैपिटल V क्रॉस B। ठीक है, और वी ऑल्सो नो दैट द करंट डेंसिटी वेक्टर जो है, दैट इज गिवन एज द चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैपिटल में कर देंगे, कि जहाँ पे J वेक्टर लिख सकते हैं और डिफरेंशियल वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा। फाइनली जो डिफरेंशियल एक वॉल्यूम करंट डेंसिटी पे जो डिफरेंशियल मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, दैट विल बी गिवन एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ J एंड B टाइम्स द कंसिडर्ड वॉल्यूम। और इसी तरह टोटल फोर्स कैलकुलेट कर देंगे क्लोज इंटीग्रल लेके इन केस ऑफ वॉल्यूम करंट डेंसिटी। और अगर शीट चार्ज दिया हुआ है, करंट शीट दिया हुआ है, इसका शीट चार्ज डेंसिटी K है, दैट विल बी द क्लोज इंटीग्रल ऑफ K क्रॉस B टाइम्स ऑफ ds। ठीक है, और अगर एक लाइन वायर है, सॉरी करंट वायर है, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद दिस इंटीग्रल। ये किसके केस में? ये कांस्टेंट करंट के केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इसलिए आई जो है बाहर की तरफ, इस इंटीग्रल से बाहर है, आई इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ dl क्रॉस b। तो अगर मान लेते हैं कि फील्ड यूनिफॉर्म है, फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है, तो इस इंटीग्रल से b भी बाहर निकल जाएगा, तो वी कैन राइट आई टाइम्स ऑफ b। तो फिर ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ, हम लेंथ का टोटल डिस्प्लेसमेंट का क्लोज इंटीग्रल ले रहे हैं, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट का क्लोज इंटीग्रल क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, दैट इज वाई टोटल फोर्स विल बी 0। यानी अगर कोई करंट लूप है इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यू कैन से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें टोटल फोर्स एक्ट करेगा, नेट फोर्स ऑन द फोर्स ऑन द इंडिविजुअल लेंथ, नेट फोर्स पूरे लूप पे एक्ट करेगा, वो 0 होगा। इस पे आगे एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, और जो ओवरऑल यानी लॉरेंट्ज फोर्स को, अगर करंट एलिमेंट है तो लॉरेंट्ज फोर्स को लिख सकते हैं आई टाइम्स ऑफ L क्रॉस B
तो एल एल का डायरेक्शन क्या होगा, जो करंट का डायरेक्शन का उसी डायरेक्शन में एल को डिफाइन करेंगे। सेम फॉर्मूला को जो बी के टर्म में लिखा हुआ है, सेम फॉर्मूला को एच के टर्म में भी लिख सकते हैं। पुटअप कर देंगे बी इज इक्वल टू वी नॉट टाइम्स ऑफ एच। ये सारे फॉर्मूला एच के टर्म में भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब लेट अस फाइंड द फोर्स बिटवीन टू करंट एलिमेंट्स। तो करंट लूप है मान लेते हैं, एक ये करंट लूप है और एक ये करंट लूप है। तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जानते हैं, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ द लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो लेट अस फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द डिफरेंशियल लेंथ 1। ठीक है, आप इस करंट को I1 इधर करंट I2 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इस डिफरेंशियल लेंथ पे, डिफरेंशियल करंट लेंथ पे जो फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, किस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द डिफरेंशियल करंट, द डिफरेंशियल करंट लेंथ 2। ठीक है, तो उसको लॉरेंज फोर्स में इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो मान लेते हैं इस करंट लेंथ का L1 से डिस्टेंस R1 to 2 है। तो यूजिंग द बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है, तो बायोट-सावर्ट लॉ से फॉर्मूला यूज करके इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द बायोट-सावर्ट लॉ। तो करस्पॉन्डिंगली उस मैग्नेटिक फील्ड इस डिफरेंशियल करंट लेंथ पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट कैन बी रिटन एज दिस फॉर्मूला। यहाँ P12 की जगह पे पुट अप कर देंगे बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करके। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअली द फोर्स एक्टिंग ऑन द डिफरेंशियल करंट एलिमेंट। दो डिफरेंशियल करंट एलिमेंट्स हैं, उनके बीच जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उसका ये जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर करंट लेंथ L2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके कारण L1 पे जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं F1 to 2। सिमिलरली द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द डिफरेंशियल करंट लेंथ L2 in the presence of magnetic field due to differential current length L1, इसके कारण हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स को। ठीक है, तो फाइनली अगर हम टोटल फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, टोटल फोर्स ऑन दिस लूप, कोई लूप में या फिर एक ओपन वायर होगा, इनफिनिट वायर, कुछ भी हो सकता है। टोटल फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ऑन द करंट सोर्स 1 in presence of magnetic field produced by the current source 2। तो टोटल तो क्लोज इंटीग्रल ले लेंगे। ठीक है, और dl क्रॉस b को अगर b क्रॉस dl लिखते हैं तो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ, तो वही हमने किया, यहाँ पे माइनस साइन आ गया। ठीक है, और ये म्यू नॉट बाई 4 पाई I2 इंटू I2 को इस इंटीग्रल के अंदर ले जाएंगे, तो
ये क्या हो जाएगा, दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फोर्स, दिस विल द टोटल मैग्नेटिक फोर्स, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा प्रोड्यूस बाय द करंट सोर्स 2 एट ईच पॉइंट ऑन द करंट सोर्स 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पूरा, दिस इज नथिंग बट द बी वेक्टर क्रॉस डी एल, इसी का इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब ये कुछ इस टाइप का, ये जो फॉर्मूला है इसे पुटअप किया, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला, दैट इज द फोर्स बिटवीन टू करंट एलिमेंट्स। आगे देखते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। डिटरमाइन फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग वायर्स, ये दो लॉन्ग वायर्स से सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, z प्लस किस डायरेक्शन में, प्लस az डायरेक्शन में। टू करंट्स I1 एंड I2 इन द सेम डायरेक्शन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस t, d डिस्टेंस से सेपरेटेड है और करंट फ्लो कर रहा है प्लस az डायरेक्शन में। तो अगर वही जनरल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, द सेम फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, तो फोर्स एक्टिंग ऑन, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट wire 1 due to the magnetic field produced by the current source 2। तो यहाँ जनरल फॉर्मूला में पुटअप किए, ठीक है। तो ये म्यू नॉट और I2 को अंदर ले जाएंगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फोर्स। ये क्योंकि ये इन्फिनिट वायर लाइन है, इसके कारण टोटल मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी, जो कि इन्फिनिट वायर के केस में होता है, ठीक है। और उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सॉरी उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर x के डायरेक्शन में हो जाएगा। कैसे, अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट, तो राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, ठीक है। राइट हैंड के थंब को अलाइन करते हैं I2 के डायरेक्शन में और फिंगर्स को कर्ल करते हैं। तो जो कर्ल का जो डायरेक्शन है वही हो जाएगा जो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो अगर इस पॉइंट पे आते हैं तो इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो x के डायरेक्शन में है। I1 के करंट लेंथ में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो x के डायरेक्शन में है। दैट इज वाई यहाँ आपने जो डायरेक्शन दिया है x का डायरेक्शन दिया है। अब ax और az का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो x क्रॉस z क्या हो जाएगा, दैट विल बी -a1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस x y z। तो फाइनली टोटल फोर्स, क्योंकि इन्फिनिट वायर है तो किसी L लेंथ तक हम कैलकुलेट करें, मानो किसी L लेंथ तक या L1 लेंथ तक, तो यहाँ पे सिंपल सा इंटीग्रेशन कर देंगे, बाकी सारे कांस्टेंट टर्म्स है, दैट विल बी L1। तो फोर्स फॉर लेंथ L1, तो यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I1 into I2 बाई 2 पाई डी। और इसका डायरेक्शन क्या है, ay डायरेक्शन है, मतलब ये y के डायरेक्शन में इसका है, यानी I2 is trying to attract I1 करंट लेंथ, I1 करंट सोर्स। ये कब होगा, जब दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इसी तरह प्रूव कर सकते हैं कि सपोज किसी एक सोर्स का दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो उस केस में जो फोर्स आएगा दैट विल बी रिपल्सिव इन नेचर, दैट विल बी रिपल्सिव। इस केस में होगा कि जब करंट I1 और I2 का डायरेक्शन अपोजिट होगा। आगे देखते हैं, ये तो हमने देखा फोर्सेस कैलकुलेशन देखा। नाउ लेट अस से वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग
तो टॉर्क कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो मान लेते हैं कि कोई करंट लूप है, ठीक है। तो लेट्स से हम बस इन दोनों करंट लेंथ, लेट अस कंसीडर ओनली दीज टू करंट लेंथ्स, ठीक है। फॉर द टाइम हम इन दोनों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो मान लो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आई करंट फ्लो हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में आई एल क्रॉस बी से मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा, लॉरेंज फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। तो सपोज इस करंट लूप में जो लॉरेंज फोर्स एक्ट कर रहा है उसका डायरेक्शन ये है, और इस करंट लूप में जो लॉरेंज फोर्स एक्ट कर रहा है उसका डायरेक्शन ये है। तो सपोज इस एक्सिस के अलोंग जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस करंट लेंथ में जो फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इस एक्सिस से रेडियली आउटवर्ड वेक्टर ले लेंगे और उसका क्रॉस ले लेंगे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उससे, आर क्रॉस एफ, जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क कितना गिवन है, आर क्रॉस एफ, आर इज द रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली अगर R2 है तो रेडियली हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से कि रेडियली अवे जो वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन हमेशा रेडियली अवे होगा, ठीक। सो एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कंसिडर अ स्मॉल करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस d, एक लूप लेते हैं, एक करंट लूप है, ठीक है। कहाँ पे xy प्लेन में है, xy प्लेन में लाई कर रहा है, यानी z इज इक्वल टू 0 प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। और करंट का इस डायरेक्शन में, ठीक है। हमने यहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किया है वो x इस डायरेक्शन में है, जो एक्सिस हमने एक्सिस कार्टेशियन एक्सिस लिया है और z इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो दिस इज माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसी पे हम सारा डायरेक्शन निकालेंगे, x इस डायरेक्शन में, y इस डायरेक्शन में, z इस डायरेक्शन में। तो करस्पॉन्डिंगली मान लेते हैं कि fi का डायरेक्शन, fi इस डायरेक्शन में, जो r फाई z कोऑर्डिनेट में fi का डायरेक्शन मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, x टू y के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यानी करंट का डायरेक्शन इधर है, तो यानी करंट का डायरेक्शन माइनस fi डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो लेट अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन, मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो जिस दैट इज गिवन बाय बी परपेंडिकुलर एंड द बी पैरेलल कंपोनेंट। तो जो बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो z डायरेक्शन में है और जो बी पैरेलल कंपोनेंट है वो x डायरेक्शन में है। अब हम चाह रहे हैं we want to find the force and torque on the closed circuit, ठीक है। तो यहाँ दो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के, तो लेट अस हम दोनों को सेपरेटली कंसीडर करते हैं। यहाँ पे कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे करंट लूप है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट एजेड डायरेक्शन में, यानी तो एजेड डायरेक्शन में, तो मान लेते हैं कि एजेड डायरेक्शन को ये इस डॉट से रिप्रेजेंट करता है, डॉट का रिप्रेजेंट करता है आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द पेपर डायरेक्शन, ठीक है। तो और ये आई का डायरेक्शन है, तो मान लेते हैं कि आई का डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन बाहर की तरफ बी का डायरेक्शन है, ये आई का डायरेक्शन है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं लॉरेंज फोर्स से, आई इंटू एल क्रॉस बी लेते हैं, लॉरेंज फोर्स है एल क्रॉस बी, आई से बी की तरफ जाएंगे तो बाहर की तरफ ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है, यहाँ देख सकते हैं बाहर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है करंट लूप पे, सिमेट्रिकली बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड, यानी
this magnetic force is trying to expand the loop, but net magnetic force क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, although it is trying to expand it, its nature is expanding the loop. ठीक है, net force is trying to expand the loop, लेकिन टोटल फोर्स जो नेट फोर्स जो है क्या है, जीरो हो रहा है बिकॉज ऑफ द सिमेट्री. ठीक है, दिस फोर्स इज कैंसलिंग आउट दिस फोर्स इज कैंसलिंग आउट दिस फोर्स एंड लाइकवाइज. तो यानी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण टोटल फोर्स जीरो हो रहा है. ठीक है, और ये भी देख सकते हैं कि ये लूप, ये फोर्स के कारण ये जो लूप है, ये लूप को एक्सपैंड करना चाह रहा है रेडियली आउटवर्ड. इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ टॉर्क, तो कोई टॉर्क प्रोडक्शन भी नहीं कर रहा है. ठीक है, अब इसका पैरेलल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट कंसीडर करते हैं. पैरेलल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, AX के डायरेक्शन में. ठीक है, तो मान लेते हैं छोटा सा करंट लेंथ कंसीडर करते हैं और वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो जैसा यहाँ पे कंसीडर किया है सिमेट्रिकली, यहाँ पे एक और करंट सोर्स, एक डिफरेंशियल करंट लेंथ कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो मान लेते हैं इस पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो देख लेते हैं. मैग्नेटिक फोर्स क्या लेगा, लॉरेंट्ज फोर्स I × L × B. फिर से देखते हैं I × L × B. तो ये जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये -FI डायरेक्शन में देख चुके हैं हम लोग, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो FI का डायरेक्शन है, तो इसका उल्टा डायरेक्शन -FI डायरेक्शन में. इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ये जो करंट लूप है B रेडियस का है, तो ये डिफरेंशियल एंगल जो है d अल्फा है, अल्फा से चले d अल्फा, तो दैट विल बी B टाइम्स ऑफ d अल्फा. तो I × L × B, और B का डायरेक्शन क्या है, B का डायरेक्शन x के डायरेक्शन में. ठीक है, तो फाइनली क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, A और AX का क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं कि कैसे आएगा. यहाँ पे ध्यान देंगे हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है z इस डायरेक्शन में है, y इस डायरेक्शन में है, x इस डायरेक्शन में है. जैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे तो डायरेक्शन वैसा हमें मिलेगा. ठीक है, तो ये FI और AX का डायरेक्शन कैसे है इसको देख लेते हैं. सपोज ये FI डायरेक्शन, FI किस डायरेक्शन में होगा, तो ये जो लूप है ये करंट लूप के टेंजेंट के अलाउंग होगा, और ये रेडियल डायरेक्शन है, तो यानी ये दोनों एंगल जो है टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री है, तो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है. तो ये अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल 90 - अल्फा हो जाएगा, तो ये 90 - अल्फा, तो ये एंगल अल्फा बन जाएगा. ठीक है, तो ये अगर अल्फा है तो ये पूरा एंगल 180 - अल्फा हो जाएगा. तो अगर FI क्रॉस AX करते हैं दैट विल बी, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, Z के डायरेक्शन में हो जाएगा. कर्ल करते हैं तो FI से AX की तरफ जाते हैं तो डायरेक्शन ऑफ द फिंगर इज अलोंग द AZ डायरेक्शन. ठीक है, ये साइन अल्फा टाइम्स ऑफ AZ हो जाएगा FI क्रॉस AX का वैल्यू. तो दैट विल बी साइन अल्फा टाइम्स ऑफ, ये माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिमिलरली जो सेकंड कंपोनेंट है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इन दोनों के कारण जो टॉर्क अपन ने देखा था, टॉर्क कैलकुलेशन करना चाहेंगे यहाँ पे, बस यही यहाँ पे भी करेंगे. ठीक है, तो ये दोनों जो करंट लेंथ है, तो ये अगर एक्सिस है, एक्सिस से रेडियली, तो R क्रॉस में R जो है रेडियली आउटवर्ड होगा. ठीक है, तो
आर जो है रेडियली आउटपुट होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, अगर ये बी है तो ये अल्फा है तो दैट विल बी बी साइन अल्फा। दूसरे लेंथ के केस में भी वही हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री, मैग्नीट्यूड ऑफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू बी साइन अल्फा। ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन AX की डायरेक्शन में हो जाएगा, और सिमिलरली इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस AX की डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस एक्सिस के अलाउंग टॉर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो टोटल टॉर्क कैलकुलेट अगर देखते हैं तो इस पे जो फोर्स लग रहा है इससे कर, और प्लस इसकी जो फोर्स लग रहा है, तो क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं तो जो टॉर्क लगेगा वो इक्वल, जो टोटल फोर्स लगेगा वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, दैट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द टॉर्क। तो टॉर्क क्या है, दैट इज R क्रॉस R। तो ये रेडियस है पहले केस में, ये रेडियस वेक्टर है, मतलब एक्सिस से जो रेडियल डिस्टेंस है और क्रॉस ये जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया पहले केस में। ठीक है, प्लस इसके केस में जो रेडियल डिस्टेंस है एक्सिस से उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और जो हमने फोर्स कैलकुलेट किया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं AX प्लस माइनस XZ है, तो नेट फोर्स जो नेट टॉर्क एक्ट करेगा वो माइनस AY के डायरेक्शन में हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, X से Z की तरफ कर्ल करेंगे। ठीक है, तो X की Z की तरफ कर्ल करेंगे तो Y आ गया, क्योंकि ये माइनस AZ है यानी दैट विल बी माइनस AY। ठीक है, तो दोनों को एडअप कर देंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। दोनों केस में जो डायरेक्शन है वो माइनस AY ही आएगा। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब क्योंकि ये दो करंट लेंथ कंसिडर किया है, यानी जो इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई तक करेंगे, तो 0 से पाई हमने इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो जो हमें टोटल टॉर्क का जो वेक्टर मिलेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, और टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, माइनस AY डायरेक्शन है। तो ये किस डायरेक्शन में घूमेगा, कुछ इस डायरेक्शन में घूमेगा। तो टॉर्क का जो रोटेशन का डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं, जो टॉर्क का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में राइट हैंड का राइट थंब पुट अप करेंगे और फिंगर्स को, तो फिस्ट फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो फिस्ट फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगे वही डायरेक्शन होगा रोटेशन का। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो टॉर्क है किसके प्रोपोर्शनल, करंट के प्रोपोर्शनल है, और ये किस पाई और किसके प्रोपोर्शनल, पाई इंटू बी स्क्वायर। पाई इंटू बी स्क्वायर क्या है, इस सर्कुलर लूप का एरिया है, यानी ये लूप एरिया के प्रोपोर्शनल भी है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। फाइनली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यही लूप n टर्न्स का हो, तो अगर n टर्न्स का मानते हैं तो टोटल टॉर्क मल्टीप्लाई हो जाएगा, सम अप हो जाएगा, हर एक टर्न के लिए सम अप के n टर्न्स के लिए n टाइम्स ऑफ टोटल टॉर्क हो जाएगा ड्यू टू सिंगल टर्न। ठीक है, अब एरिया वेक्टर डिफाइन करते हैं। सपोज ये देखा हमने टॉर्क जो है एरिया वेक्टर के प्रोपोर्शनल है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अगर ये हमारा एरिया है दैट इज द पाई टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, और इसमें करंट का डायरेक्शन माइनस AY के डायरेक्शन में है, तो एरिया का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे।
तो अपने फिस्ट फिंगर्स को राइट हैंड, यहाँ भी राइट हैंड थंब रूल का यूज़ कर सकते हैं। अपने फिस्ट फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन हो जाएगा, एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में फिस्ट फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो जो थंब का डायरेक्शन है वो दिखाएगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। ठीक है, इसको भी राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर सकते हैं। यानी इस केस में ये एजेड के डायरेक्शन में आएगा और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्स के डायरेक्शन में है। तो ये जो क्वांटिटी बना, इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, इस क्वांटिटी को यहाँ देखते हैं। इन जनरल एक जनरल टर्म देख लेते हैं। अगर एरिया है उसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, देख सकते हैं ये करंट का डायरेक्शन दिखा हुआ, करंट फ्लो का डायरेक्शन। तो यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, तो एरिया का डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा। सी द डायरेक्शन ऑफ द एरिया डिसाइडेड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, और तो जो एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसका प्रोपोर्शनल है, द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड द एरिया वेक्टर। यानी जो एरिया का जो एरिया वेक्टर है उसी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन होगा। तो टोटल टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, टॉर्क ऑन द क्लोज्ड लूप कैन बी रिटन एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड द करस्पॉन्डिंग इन द प्रेजेंस ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एम क्रॉस पी। ये किस केस में, यहाँ पे हम देखेंगे, दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है, रेक्टेंगुलर लूप ABCD इन XY प्लेन, ये भी XY प्लेन पे है, उसका साइड्स B1 है और B2 इसका साइड है, साइड लेंथ है। कैरिंग अ करंट I इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है इस केस में, दिस गिवन एज द X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट, Z कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है उसका। ठीक, इस डायरेक्शन में है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, और करंट का फ्लो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, देख सकते हैं आगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन, डिटरमाइन द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द लूप। तो टोटल फोर्स का कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल फोर्स इस पे जो फोर्स लगेगा प्लस इस पे जो सेकंड करंट लेंथ पे जो फोर्स लगेगा, थर्ड पे और सिमिलरली फोर्थ पे, तो चारों का सम अप करेंगे, वही टोटल फोर्स इस लूप पे लगेगा। तो यहाँ पे अगर लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस पी, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 2 3 4 कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे, तो डीएल क्रॉस पी का फॉर्मूला निकालेंगे। तो लेंथ क्या है इसका लेंथ है, इसका लेंथ B2 है। ठीक है, तो I इंटू जो लॉरेंज फोर्स लगाएंगे I इंटू एल क्रॉस पी, यहाँ भी फिर लगेगा। इट्स ऑल अबाउट लॉरेंज फोर्स एवरीवेयर। तो F1 अगर कैलकुलेट करें तो I इंटू एल, और क्योंकि ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, I डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब X के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव X डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे I इंटू B2 इंटू X कर दिए और क्रॉस प्रोडक्ट ले लिए B वेक्टर के साथ। तो ये B वेक्टर है, तो यहाँ हमने पैरेलल, इसके पैरेलल कंपोनेंट को कंसीडर नहीं किया है, डायरेक्टली लिख दिया BY और BZ, क्योंकि अगर यहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे BX लिख भी देते हैं तो आंसर विल बी 0। क्यों, क्योंकि अगर X का X क्रॉस लेते हैं तो इसका आंसर 0 आएगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट B का कंसीडर करेंगे सबके केस में। ठीक है, तो सब क्रॉस ले लिए,
इसके बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ। सिमिलरली इस डायरेक्शन में देखते हैं, ये डायरेक्शन माइनस, करंट माइनस ए वाई डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है तो नीचे की तरफ माइनस ए वाई डायरेक्शन, यानी आई एल में एक करंट वेक्टर हो गया, क्रॉस ले लिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। यहाँ भी हमने वाई कंपोनेंट नहीं लिया है क्योंकि वाई क्रॉस वाई जीरो हो जाएगा। तो ऑलरेडी ऑल्दो यहाँ लिख भी देते हैं फिर भी आंसर जीरो हो जाएगा। अब थर्ड करंट ले सकते हैं, इसका डायरेक्शन माइनस एक्स के डायरेक्शन में है, इसका डायरेक्शन माइनस एक्स के डायरेक्शन में है। तो ये करंट का लेंथ वेक्टर तो इसलिए उसका क्रॉस ले लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। और सिमिलरली फाइनल करंट लेंथ लेते हैं V1 लेंथ जो कि प्लस वाई डायरेक्शन में, और क्रॉस ले लेते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट से। तो देखते हैं, तो जो ये कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू द माइनस टाइम्स ऑफ दिस कंपोनेंट, एंड दिस कंपोनेंट सॉरी दिस फोर्स इज इक्वल टू द माइनस टाइम्स ऑफ, यानी F1 जो है वो F3 का नेगेटिव है और F2 जो फोर्स है F4 का नेगेटिव है, यानी टोटल फोर्स जीरो हो गया। तो यहाँ हम वापस अगर जाते हैं तो यहाँ हमने स्टार्टिंग में ही डिराइव किया था, अगर यूनिफॉर्म फील्ड के केस में करंट फ्लो अगर ले रहे हैं तो टोटल फोर्स जीरो होता है। ठीक है, तो टोटल फोर्स तो हमें जीरो मिल गया। क्वेश्चन क्या, डिटरमाइन द फोर्स एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन द, टोटल फोर्स जीरो मिल गया। इंडिविजुअल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं पर नेट फोर्स जो कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो जीरो हो जा रहा है। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म फील्ड अगर रहेगा तो करंट लूप में जो टोटल फोर्स रहेगा वो हमेशा जीरो हो जाएगा। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होगा, मतलब स्पेस के साथ वैरी नहीं करेगा। अब लेट अस फाइंड द टॉर्क। फोर्स तो मिलकर जीरो हो रहा है, लेकिन क्या टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे, दैट विल यूज द सेम फॉर्मूला R क्रॉस S। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो सोर्स है, ये जो करंट लेंथ है और ये जो करंट लेंथ है, तो इस करंट लेंथ के कारण इस एक्सिस में रोटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी करंट लेंथ 1 और करंट लेंथ 3 के कारण इस एक्सिस पे रोटेशन मिलेगा देखने को। और इस लेंथ, ये करंट लेंथ और ये करंट लेंथ, इसके कारण वाई एक्सिस के अलोंग रोटेशन देखने को मिलेगा। तो यानी जो टोटल रोटेशन होगा, टोटल टॉर्क रोटेशन होगा विल बी द वेक्टर समेशन ऑफ 1 और 3 के कारण जो वेक्टर समेशन है प्लस 2 और 4 के कारण जो वेक्टर समेशन है, 2 और 4 के कारण जो टोटल टॉर्क आ रहा है। ठीक है, तो इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेंगे। तो टॉर्क कैलकुलेशन क्या करना, R क्रॉस S। तो लेट्स से पहले 1 और 3 के कारण जो टॉर्क आ रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग जो टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज R क्रॉस S फॉर्मूला निकालेंगे, तो पहले इसका देख लेते हैं, इस करंट लेंथ का। तो ये एक्सिस से आउटपुट है AY के डायरेक्शन में, रेडियस वेक्टर लेते हैं AY के डायरेक्शन में, और इस रेडियस वेक्टर का लेंथ क्या हो जाएगा B1/2। ये टोटल B1 है, ये हाफ डिस्टेंस में है, B1/2 ही हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या है, Y के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं B1/2 विच इज नथिंग बट द R पार्ट। अब इस पे जो फोर्स क्या लग रहा है दैट विल द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स हम देख चुके हैं, कैलकुलेट कर लिए, वही मैग्नेटिक फोर्स है जो यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे अभी हम देखा सेम मैग्नेटिक फोर्स ओनली। ठीक है, अब 1 हो गया, अब 3 के केस में देखेंगे, यानी तो यहाँ पे जो इस एक्सिस के अलोंग जो रेडियस वेक्टर डायरेक्शन क्या है माइनस, ये वो ऊपर प्लस वाई है तो नीचे की डायरेक्शन दैट विल बी माइनस वाई। तो यानी जो R वेक्टर हो जाएगा दैट विल बी B1/2 माइनस AY। क्रॉस ले लिए, इसके करस्पॉन्डिंग जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट करके देख चुके हैं। ठीक है,
तो यहाँ देखते हैं, तो A1 का AX का Y के साथ क्रॉस लेंगे तो AZ हो जाएगा, और AX का AZ के साथ क्रॉस लेंगे तो AY हो जाएगा, माइनस AY हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली इस केस में देख सकते हैं, AX का AY के साथ क्रॉस लेंगे और माइनस AX है तो यहाँ पे माइनस AZ आ जाएगा। सिमिलरली AX का AZ के साथ क्रॉस लेंगे तो AY हो जाएगा। AX का एक AZ का क्रॉस लेंगे तो माइनस AY होगा, तो और माइनस माइनस प्लस होके प्लस AY होगा। ठीक है, और अब यहाँ देखते हैं AY और माइनस AY, इन दोनों का क्रॉस तो जीरो हो जाएगा, इन दोनों के बीच एंगल जीरो है तो साइन टाइम्स साइन जीरो हो जाएगा। ये टर्म तो वैनिश हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा y क्रॉस z, y और z का क्रॉस करेंगे तो ax मिलेगा, ax डायरेक्शन मिलेगा, और I टाइम्स ऑफ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, जो डिस्टेंस है I यहाँ पे नहीं होगा, गलती से लिखा गया, यहाँ पे I है, I टाइम्स ऑफ b1/2 इंटू b2 इंटू द by कंपोनेंट। ठीक है, और इस केस में देख लेते हैं, यहाँ पे ay और ay कंपोनेंट तो खत्म हो जाएगा, कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, बचेगा ये फॉर्म ay और az, y और z का क्रॉस करेंगे तो x ही मिलेगा हमें। फाइनली दोनों टर्म सेम आएगा तो उनको 2 टाइम्स कर देंगे, कुछ फाइनली वी विल गेट 1 to 3 के कारण टॉर्क जो मिलेगा I इंटू b1/2 इंटू by इंटू एक्स, और टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, ax के डायरेक्शन में, यानी ax के डायरेक्शन में है तो रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। सिमिलरली इस केस में भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, फाइनली हमें जो मिलेगा ay डायरेक्शन, ay की डायरेक्शन जो रोटेशन मिलेगा वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दोनों की डायरेक्शन में जो टोटल टॉर्क मिला, टॉर्क वेक्टर, x की डायरेक्शन टॉर्क वेक्टर और y की डायरेक्शन टॉर्क वेक्टर, दोनों टॉर्क वेक्टर को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दोनों टॉर्क वेक्टर को ऐड करेंगे तो फाइनली वी विल ऑब्टेन दिस इक्वेशन। तो ये एक तो तरीका था कि इंडिविजुअल जो टॉर्क एंड कंट्रीब्यूशन है इसको कैलकुलेट कर लो और एडअप कर दो वेक्टोरली, और दूसरा तरीका अभी हमने जो फॉर्म फाइंड किया था, ये m क्रॉस b रिलेशन, सिंपली मैग्नेटिक डायपोल को कैलकुलेट कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी ऐसा केस है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट को डायरेक्ट टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं m। तो यहाँ पे xy प्लेन में ये करंट लूप है, और इस करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो अगर राइट हैंड थंब रूल यहाँ अप्लाई करते हैं तो माइनस az की डायरेक्शन में एरिया का डायरेक्शन होगा, और क्रॉस ले लेते हैं उसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, फाइनली हमें सेम वैल्यू मिलेगा जो हमने यहाँ पे ऑब्टेन किया। ठीक है, दिस इज द वन लाइन सॉल्यूशन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन केस ऑफ करंट लूप कैरिंग कांस्टेंट करंट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सिंपली m क्रॉस b फॉर्मूला लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी तो लास्ट जो एग्जांपल देखा हमने वो था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था तीनों डायरेक्शन में। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो नॉन यूनिफॉर्म है, एक्स के रिस्पेक्ट में वैरी कर रहा है। हम जानते हैं कि ये सेम ही प्रीवियस एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे अब जो मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स लगाए हैं नॉन यूनिफॉर्म, मतलब डिस्टेंस के साथ वैरी कर रहा है। हम जानते हैं जो मैग्नेटिक जो लॉन्ग इन्फिनिट वायर होता है
वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन में वेरी करता है। तो यानी जो फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसके कारण हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। लास्टली हमने देखा था, लास्ट टाइम हमने देखा था कांस्टेंट यूनिफॉर्म फील्ड के केस में नेट फोर्स 0 हो जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉन यूनिफॉर्म के फील्ड के केस में नेट फोर्स 0 होता है कि नहीं ये हम चेक करेंगे। तो सपोज वाई एक्सेस पे नेगेटिव वाई डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इन्फिनिट वायर है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो जेड डायरेक्शन में होगा। जेड डायरेक्शन कैसे होगा, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके देख सकते हैं। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का एक कर्ल बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का एक कर्ल बनेगा। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करके उसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में आएगा, इधर डायरेक्शन में आएगा। मतलब इसके इस साइड में, इस नॉट दिस साइड, इस हाफ में, इसकी इस हाफ में मैग्नेटिक फील्ड जो का जो डायरेक्शन होगा इधर के डायरेक्शन में होगा ऑन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो एक्स वाई प्लेन में हर जगह जो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं भी होगा वो इधर के डायरेक्शन में ही होगा। मान लेते हैं कि प्लेस किए इसको डी डिस्टेंस पे, करंट लूप का हमें ये प्रीवियस एग्जांपल ही है, बट करंट लूप का हमने थोड़ा शिफ्ट कर दिया डी डिस्टेंस से वाई एक्सेस से, और उस वाई एक्सेस पे हमने एक करंट इन्फिनिट करंट सोर्स को प्लेस कर दिया, जैसे करंट का डायरेक्शन -5 के डायरेक्शन में है। तो यहाँ टोटल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला सेम फॉर्मूला लेगा जो लोरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला है, आई डेल क्रॉस पी। क्लोज लूप है इसलिए क्लोज इंटीग्रल ले रहे हैं। एफ एन कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये F1 है, इसके से मान लेते हैं ये F1 है, तो ये तो सेम डिस्टेंस पे है। ठीक है, डी डिस्टेंस पे है, तो I इंटू डी एल क्रॉस बी लेंथ, तो I इंटू और टोटल लेंथ B1 है इसका लेंथ, और डायरेक्शन AY के डायरेक्शन में है, तो AY इसके कर दिए, मल्टीप्लाइड बाई जो मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डी डिस्टेंस में है, इसके पूरे लेंथ में डी डिस्टेंस की दूरी है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है इसके लिए। तो सिंपली यहाँ पे इसको x की जगह d से रिप्लेस कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट लूप पे। नेक्स्ट लूप ये लूप d से कहाँ तक वेरी कर रहा है, d प्लस b2 तक वेरी कर रहा है, x के हिसाब से x इक्वल टू d से x प्लस d प्लस b2 तक वेरी कर रहा है। अब मान लेते हैं जो डिफरेंशियल लेंथ लेते हैं वो dx है, उसका डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन ax के डायरेक्शन में है, तो वही ले लेते हैं। ठीक है, और करंट को आई इंटू डी एल क्रॉस बी लगा देते हैं। तो यहाँ पे अब हम वेरी करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी से डी प्लस बी2 तक। अब नेक्स्ट ये करंट लेंथ लेते हैं, तो ये करंट लेंथ का डिस्टेंस, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होगा इस पूरे लाइन में, और ये डिस्टेंस कितना है, डी प्लस बी2 है। ठीक है, तो यहाँ पे, और यहाँ करंट का डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में है, तो दैट इज आई इंटू बी वन माइनस ए वाई हो जाएगा, माइनस ए वाई के डायरेक्शन में। क्रॉस ले लेंगे बी के साथ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई डायरेक्ट बी किस डिस्टेंस पे है, डी प्लस बी2, यानी यहाँ पे ये मैग्नेटिक फोर्स आएगा, प्लस ये फाइनल लूप को क्लोज करते हैं फाइनल करंट लेंथ लेके। तो ये कहाँ से x का वैल्यू d प्लस बी2 से, ये पॉइंट x इक्वल टू डी प्लस बी2 है, से वैरी कहाँ पर d तक जाएगा। ठीक है, और x के हिसाब से वेरिएबल लेके इंटीग्रेट करेंगे। तो फाइनली ये जो हमें टर्म मिलेगा वो टर्म यहाँ पे आ गया, और ये टर्म यहाँ पे आ गया, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन, तो दैट टर्म विल कम हियर एंड दिस टर्म विल कम हियर, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, 0 हो जाएगा। फाइनली वी गेट अ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इससे पहले हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यूनिफॉर्म था मैग्नेटिक फील्ड,
तो टोटल फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 जीरो आ रहा था, पर लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अब एक्स के रिस्पेक्ट में वैरी कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गया इस केस में, तो उस केस में फोर्स नॉन जीरो आ रहा है, जीरो भी हो सकता है। दैट मीन्स द नेट फोर्स exerted on a loop in case of non-uniform magnetic field may or may not be zero, ठीक है। इस केस में टोटल फोर्स क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। तो उसको फाइनली समराइज कर देते हैं। इन केस तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा, देख चुके हम, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड द टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन द क्लोज करंट लूप इज जीरो, ठीक। और सेकंड केस देखा हमने डायरेक्ट मेथड टॉर्क फाइंड करने का। इन केस ये भी किस केस में, यूनिफॉर्म फील्ड का केस है। द नेट टॉर्क ऑन द क्लोज लूप क्लोज करंट लूप इज गिवन बाय टाउ टी इज इक्वल टू टोटल पावर टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू m क्रॉस b, वेयर m इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और थर्ड देख लेते हैं, अगर ये तो केस था यूनिफॉर्म फील्ड के केस में क्या होता है, टोटल मैग्नेटिक फोर्स क्लोज लूप में जीरो हो जाता है, पर जो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का केस रहेगा उस केस में टोटल मैग्नेटिक फोर्स जो है इट मे और मे नॉट बी जीरो, इट मे नॉट बी जीरो, इन सम केसेस इट कैन बी जीरो, सो it may or may not be zero. So thank you students.